हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके जैसे कि एग्ज़ाम चल रहे हैं और नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है वो है हमारा मैथ का, जो कि है आपका 12 अप्रैल को। आई होप आप सभी ने अपने जो पीछे एग्ज़ाम गए हैं सभी बहुत अच्छे से किए होंगे। अब आपका मैथ का एग्ज़ाम है तो ये भी बहुत अच्छा जाने वाला है। अभी मैं जो आपको क्वेश्चंस बताने वाली हूँ सिर्फ आप उस पैटर्न को पकड़ लें। सेम क्वेश्चन आपको आपके पेपर में मिलने वाले हैं। 40 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिनकी वीडियो आपको मिल गई है। साथ में आपको आपके जितने भी 10th क्लास में फॉर्मूले यूज होते हैं वो वीडियो भी दे दी गई है। और अब आपको ये जो 40 नंबर के हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप इनसे बाहर पेपर नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप इन वीडियोस को छोड़ के ना जाएं, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप इनको एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। और मैं अश्योर करती हूँ कि आपके जब अगर आप ये तीनों वीडियो देख के जाते हैं तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स मैथ में बनने वाले हैं। तो मैथ से डरना नहीं है, सिर्फ उसको समझ के करना है। देखिए 2 मार्क्स में सबसे पहले दिया हुआ है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो देखिए क्रम से आई हुई संख्या हमने एक मान लिया x और दूसरी मान लिया x+1। तो दोनों के वर्ग का योग, तो देखिए दोनों का स्क्वायर किया, दोनों ऐड किया तो 365 के बराबर आना चाहिए। हल किया तो देखिए आपके पास ऐसे टुकड़े करें 182 के कि जोड़ने पर आपके पास ये 1 आए। तो आपने टुकड़े किए 14 और 13। अब आपके पास 2 संख्याएं मिल गई हैं, एक तो माइनस का 14 और एक मिला आपको 13। अब देखिए एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, लेकिन साथ में ऊपर ये कहा गया था कि धनात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव संख्या होनी चाहिए। तो इसलिए माइनस वाली तो हो ही नहीं सकती है, तो ये हम नहीं लेंगे। अब कौन सी वैल्यू लेंगे? 13। तो x अगर 13 है तो दूसरी हमें कब मिल रही है? जब हमने उसमें 1 जोड़ा, तो दूसरी संख्या होगी 14। ये 2 संख्याएं आपको धनात्मक पूर्णांक मिलने वाली है क्रम से। अब आपको ABCD दिए हुए एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, इस क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। देखिए P का मान ज्ञात करना आपको, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजन करते हैं। समानांतर चतुर्भुज है हमारे पास, विकर्ण आपके समद्विभाजन करते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं ABCD है तो AC का जो मध्य बिंदु के निर्देशांक है वो हमारी BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक के बराबर होगा, ABCD। तो मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया हुआ है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो आप इस तरीके से दोनों के मध्य बिंदु निकालेंगे और P की वैल्यू लेके आएंगे। जब आपने x वाली टर्म x के इक्वल की है तो यहां से देखिए P की वैल्यू निकल के आती है हमारी 2 से 2 कैंसिल, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो ये आने वाला है 7। तो P की वैल्यू आ जाती है 7। नेक्स्ट है आपके पास, आपको इसमें अपने एंगल का मान रखना है और सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आती है वो लिखनी है। तो देखिए साइन थीटा पर वैल्यू होती है 1/2, कोसिकेंट 60 पर होती है 2/√3, कोट 45 पर होती है 1, साइन 60 पर होती है √3/2 और कोस 60 पर होती है 1/2। तो आपने ये सारी वैल्यूज देखिए यहाँ पर पुट की है, इनको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि आपकी जो आंसर आता है वो आ रहा है 35/4। नेक्स्ट है आपका 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है तो एक घनाभ प्राप्त होता है और उस घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बेटा देखिए सबसे पहले तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपको फॉर्मूले याद है तो मैथ बहुत ही आसान है, लेकिन अगर फॉर्मूले में गड़बड़ है तो आप चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर ले आपकी गलती 100% होगी और गलती होगी तो मार्क्स कटेंगे। तो एक बार आप फॉर्मूले जरूर याद रखें। हमें पता है कि घन का फॉर्मूला होता है आयतन का A³, ठीक है, भुजा का क्यूब। इसी तरह हमें बोला गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो ये होता है आपका 2 × LB + BH + HL। अब दो फॉर्मूले इसमें यूज हो रहे हैं हमारे। तो सबसे पहले आयतन का था वो दे रखा है 64, तो आपने रखा A³ = 64, तो एक भुजा आ गई है 4। अब आपको ये क्यूब दिया हुआ था, इसका मतलब इसमें आपकी तीनों भुजाएं 4 की है, लेकिन 2 अगर आपने जोड़ दिए नीचे तो देखिए लंबाई कितनी हो गई है हमारे पास 8। लंबाई तो 8 है आपके पास, चौड़ाई 4 ही रहने वाली है और ऊंचाई भी 4। तो अब सीधा आपके पास फॉर्मूला है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, उसमें रखिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। ये आ रहा है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है एक थैले में 7 लाल और 3 हरी गेंद है। तो आपके पास लाल गेंद, देखिए टोटल गेंद हो गई 7 और 3 10। तो लाल पूछी है तो 7/10 और हरी पूछे तो 3/10।
ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, एक मार्क्स लाल गेंद के लिए है और एक हरी गेंद के लिए, तो दोनों लिख के आने। करने का तरीका देखिए यहाँ पर सारा दिया हुआ है, आप उस तरीके से कर लेंगे। सभी मैंने आपको करवाए हुए भी हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में चल रही हूँ। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, देखिए भिन्न की बात हो रही है तो अंश बटे हर होता है, तो अंश को मैंने x माना और हर को मान लिया y। अंश में 1 जोड़ा और हर में 1 घटा दिया, तो किस में बदल जाती है भिन्न? 1 में। और दूसरी में कहा गया है अगर हर में 1 जोड़ दें, हर में 1 जोड़ दें तो किसके बराबर हो जाएगी? 1/2 के। 2 समीकरण मिल गई है। देखिए पहली मिली ये वाली आपको, और आपने ये हल कर लिया, इसको 1 नाम दे दिया आपने। इसी तरह दूसरी ये है, इसको आपने सॉल्व किया तो इसको आपने सेकंड नाम दे दिया। अब 2 समीकरण आपको हल करनी आती है, जो भी मेथड आपको आसान लगे, आपको बताए हुए विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन, जो भी मेथड आपको आसान लगे उससे आप x और y की वैल्यू निकालिए और अपनी भिन्न लिख दीजिए, क्योंकि भिन्न हमने क्या मानी थी? x/y। तो x आ रहा है 3 और y आ रहा है 5, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 3/5। नेक्स्ट है 7 नंबर पे, आपको अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। तो आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर अंतिम पद है 253, अंतर हो गया 8 - 3 यानी कि 5, और अंतिम से 20वां पद है तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, L - n - 1 t। यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे और वैल्यूज रखने के बाद सोल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। देखिए ये दीवार हो गई हमारी जो 8 मीटर है, ये हमारी सीढ़ी है जो हमने दीवार से टिकाई है जो कि 10 मीटर लंबी है। आपको बोला गया दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी। देखिए ये दीवार का आधार है, ये सीढ़ी का निचला सिरा है, तो इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है हमें। देखिए ये 90 डिग्री का कोण हो गया तो इसके सामने बन गया कर्ण। क्लियर? ये आपका लंब, ये आधार। यहां पर हमारे पास ये बन गया AB का वर्ग बराबर में AC का वर्ग प्लस में BC का वर्ग। सिंपल जो वैल्यूज आपको दी हुई आपने पुट की, तो यहाँ से AC आ गया है 6, यानी कि बीच की जो दूरी आ रही है वो आ रही है 6 मीटर। ध्यान रखिएगा यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए। देखिए दोनों की यूनिट मीटर में दी हुई है, इसलिए हमें चेंज नहीं करिए। नेक्स्ट है आकृति में आपको ABCD दिखाया गया है, प्रत्येक की भुजा 16 सेंटीमीटर है। तो देखिए प्रत्येक की भुजा आपकी 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि ये पूरा का पूरा हमें क्या दिया गया है? प्रत्येक की भुजा 16 है, यानी कि ये हमारे पास एक वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। तो हमारे पास इसका टोटल का हमारे पास क्षेत्रफल आ गया 256। अब हमें एक वृत्त का व्यास देखना है। देखिए तो एक में हमारे पास 2 वृत्त बन रहे हैं, तो एक वृत्त का व्यास कितना होगा आपका? 8, और इसका भी 8 होगा, तभी आपके पास टोटल ये कितनी बनी है? 16। अब अगर मैं त्रिज्या की बात करूं तो त्रिज्या आधी होती है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हुई? 4, यानी कि एक वृत्त की त्रिज्या कितनी आ रही है? 4, और व्यास आ रहा है 8। ऐसे कितने वृत्त है मेरे पास? 4 वृत्त हैं। ठीक है, सबका सेम है, तो हमने वृत्त का क्षेत्रफल निकाला πr²। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 4, तो आपने फॉर्मूले में रखा और ये वैल्यू आ गई। अब कितने वृत्त थे हमारे पास? 4 वृत्त हैं, तो चारों का क्षेत्रफल चाहिए, तो मैंने 4 से गुणा किया। 4 से गुणा करने पर ये वैल्यू आ गई। अब अगर मैं वर्ग में से ये चारों वृत्त निकाल दूं तो जो बचा हुआ छायांकित भाग है वो मेरे को मिल जाएगा। देखिए हमारे पास वृत्त का वर्ग का क्षेत्रफल था तो ये आया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और चारों वृत्त का आया है 1408/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आपने सोल्व किया तो ये आता है 384/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है 3 नंबर में माध्यिका ज्ञात करनी है। तो आपने वर्ग अंतराल लिखा, आपने F लिखा, यहाँ से बारंबारता, आपने संचयी बारंबारता लिखा जो कि आपको बताया गया है, पहली संख्या एज इट इज, फिर आप उसमें नेक्स्ट वाली जोड़ेंगे तो 13, फिर 13 में 20 जोड़ेंगे तो 33, इस तरीके से आप लिखते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सबसे पहले आप F जोड़ के देखेंगे कितना आता है? 60, इसको आप n मानते हैं। 60/2 करेंगे तो ये आता है 30। अब आप देखेंगे 30 सबसे पहले किस में आ रहा है? संचयी बारंबारता में 33 में, तो इसके सामने वाली जो संख्या है ये तो आपकी बन जाती है यहां पर, ये तो आपकी बनेगी F। इसके सामने वाली रेंज जो है इसमें हमें चाहिए निम्न सीमा, L चाहिए हमें, तो L बनाया है 20, और जो संचयी बारंबारता है इससे ऊपर वाली ये बनेगी CF।
क्लियर। अब आपके पास फॉर्मूला है L प्लस में n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो आपने सिंपल अपना फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया, वैल्यूज आपको टेबल से मिल चुकी है और इसमें आप रखने के बाद निकाल सकते हैं। H देखिए, H होता है हमारा जो अंतराल आ रहा है। देखिए अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, यानी कि 10-10 का अंतराल है, तो H आपका हो गया 10। तो देखिए बेटा, जैसे ही आपने माध्यिका के फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज रखी L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू में H, सारी वैल्यूज जब आपने रखी तो वैल्यूज रखने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाता है 28.5। क्लियर, ये आपका आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट आपने जो आपके बड़े क्वेश्चंस हैं उसमें आपको ऑप्शन मिलने वाला है 5 नंबर के क्वेश्चंस में। काफी इजी क्वेश्चन आते हैं, 3rd चैप्टर से एक क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा। बड़ा क्वेश्चन 3rd चैप्टर से बनने वाला है। देखिए 2 इक्वेशन दी हुई है आपको, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप x y से डिवाइड करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल गई है दोनों। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है, चर है, वो 1/x और 1/y इस तरीके से आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, नया चर बना लेते हैं। 1/x को u माना और 1/y को v। अभी आपके पास इक्वेशन बन गई है। इन दोनों इक्वेशन को जैसे हम पीछे सॉल्व करते आए हैं, मैंने आपको 3 फॉर्मूले करवा रखे हैं, विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन, जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। उन फॉर्मूले से आपने u और v की वैल्यू फाइंड करी। u आता है 1 और u था हमारा 1/x, तो x की वैल्यू आ गई है 1। ध्यान रखिएगा x और y में पूछे गए हैं इक्वेशंस, तो आंसर भी x और y में ही निकाल के आना है। इसी तरह v जो है वो आ रहा है 1/2 और v है 1/y, तो आपने 1/2 को 1/y के इक्वल रखा, आर पार मल्टीप्लाई किया तो y की वैल्यू आ जाती है 2। तो x 1 आता है, y 2 आ रहा है। साथ में आपका आंसर सही है या नहीं आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। इक्वेशन में रख के देखिए x और y की जगह पर, तो देखिए क्या ये आपका राइट हैंड साइड जो है क्या वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आता है। अगर आ रहा है तो आपने आंसर सही निकाला है। नेक्स्ट आपके पास है 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो मान लेते हैं हम जैकब की आयु वर्तमान आयु है x और पुत्र की वर्तमान आयु है y। तो 5 वर्ष बाद, तो देखिए 5 वर्ष बाद आयु होगी x + 5, इसी तरह पुत्र की होगी y + 5। और 5 वर्ष पहले की बात की जाए तो वर्तमान में से 5 वर्ष माइनस करेंगे तो जैकब की होगी x - 5 और पुत्र की होगी y - 5। तो पहले में हमें कहा गया है कि 5 वर्ष बाद अगर हम पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी जैकब की आयु। तो देखिए 5 वर्ष बाद है तो x + 5 = 3 टाइम्स ऑफ y + 5। आपने मल्टीप्लाई किया, सोल्व किया तो एक इक्वेशन आपको यहां से मिल जाती है। क्लियर, इसको आपने 1 नाम दे दिया। इसी तरह अगर हम दूसरे की बात करें कि 5 साल पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो वह 5 वर्ष पहले यानी कि x - 5 बराबर 7 × y - 5। इसको सोल्व किया तो आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन से आपने x और y निकाले, तो x का मान तो आपका आ गया है 40 और y का आया है 10। तो आपने x माना था जैकब की आयु को, तो आपकी जैकब की आयु आई है 40 और पुत्र की आयु आई है आपकी 10। नेक्स्ट है आपका, देखिए एक क्वेश्चन आपका रचनाओं से आने वाला है। तो रचना आपने बहुत ही कम क्वेश्चन है रचना के, तो इनको बहुत अच्छे से करके जाएं। 11 चैप्टर आपका जो है ये है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। अब आपको क्या बोला गया, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो सबसे पहले आपने कोई भी बिंदु केंद्र मानकर, यहाँ पर आपको जो मैं बता रही हूँ वो O केंद्र माना है मैंने, तो O केंद्र मानकर आपने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या ली है और एक वृत्त खींच दिया है। इस वृत्त को खींचने के बाद हमें पता है कि हमें बोला गया है कि स्पर्श रेखाएं जो है 60 पर झुकी हुई हो। तो आप जानते हैं कि आमने सामने का जोड़ 180 होता है, तो इसका मतलब केंद्र पर कोण कितना बनना चाहिए, 120 का। तो आपने यहाँ पर लिख दिया है OR से 120 का कोण लेकर एक त्रिज्या आपने OQ खींच दी है। फिर आपने, हमें पता है कि वृत्त के ऊपर हमारे अगर केंद्र से कोई भी रेखा खींचते हैं वृत्त के ऊपर तो वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपने 2 रेखाएं खींची जो कि 90-90 डिग्री की हैं। तो यहाँ पर खींचने के बाद आपने जब उन दोनों रेखाओं को, स्पर्श रेखाएं ये हमारी बन गई, क्योंकि देखिए जो R है ये स्पर्श बिंदु आ रहा है, इसी तरह Q भी स्पर्श बिंदु है और बाह्य बिंदु से आपने जब इन दोनों पर रेखाएं खींची तो ये स्पर्श रेखाएं बन गई हैं आपकी।
तो ये जो रेखाएं हैं ये आगे जाके जिस पॉइंट पर मिल रही है उसको आपने P नाम दे दिया। अब देखिए आपने 120 डिग्री का तो केंद्र पर कोण बना दिया है, तो सिंपल है, आपका जो सामने वाला कोण है वो कितने का बनेगा, 60 डिग्री का। आप इसको अपने डी से भी माप सकते हैं। इस तरीके से आपको रचना के साथ ये डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट है इसी के अथवा में आपके पास 10th चैप्टर जो व्रत है उसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है दो समान केंद्र, देखिए एक ही केंद्र से हमने दो व्रत खींचे, एक की त्रिज्या है आपकी 5 सेंटीमीटर, बड़े वाले की 5 सेंटीमीटर और छोटे वाले की है 3 सेंटीमीटर। बड़े व्रत की उस जीवा की लंबाई, देखिए ये बड़ा व्रत है तो ये जीवा हो गई हमारी AB, ज्ञात कीजिए जो छोटे व्रत को स्पर्श करती है। देखिए स्पर्श करती हुई जा रही है तो पूरी लंबाई ज्ञात करनी है हमें। तो अगर हम इसको यहाँ पर AP ज्ञात कर लेते हैं तो AP जो है अगर हम 2 टाइम्स करते हैं तो वो क्या बन जाएगा हमारा AB। क्लियर? तो सिंपल है, यहाँ हमारी पाइथागोरस बन रही है। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग आप जब फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से आपकी जो AP है ये आ जाती है 4 और इसका 2 टाइम करेंगे तो आपको मिल जाएगी ये AB, यानी कि आपके पास जीवा की लंबाई आती है 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास देखिए 13 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है वो 9th चैप्टर से दिया गया है। 9th चैप्टर से एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाने हैं। लिमिटेड क्वेश्चन हमें बुक में दिए हुए हैं। आपको बोला गया भूमि के एक बिंदु से मीनार के पैर की पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु का 20 मीटर की दूरी हो गई, हमने C कोई बिंदु लिया और मीनार का जो बिंदु है पाद बिंदु वो B ले लिया है, दूरी हो गई 20 मीटर। शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए अगर कोण और एक भुजा दी हुई है तो आपको हमेशा त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करना होगा। जो भी आपने किसको मीनार माना है, शिखर कौन सा है, पाद बिंदु कौन सा है, किसकी कितनी दूरी है, वो सब आप लिख के आएंगे क्वेश्चन में से देखकर। ठीक है, जो भी आप इसको बताते हैं ABC जैसा भी आप इनको मानते हैं उसके अकॉर्डिंग आप मीनार, शिखर ये सब बताएंगे। इसके बाद देखिए मैंने आपको बताया हुआ है हमेशा कि जो भी भुजा दी हुई है आप उसका इस्तेमाल जरूर करेंगे और जो निकालनी है वो भुजा, 2 भुजाएं लेनी है। अब देखिए एंगल के सामने वाली भुजा होती है लंब और 90 डिग्री के सामने वाली होती है आपकी कर्ण और जो आपकी रह गई है साथ लगी हुई भुजा होती है आधार। तो देखिए ये 2 भुजाओं का आपको इस्तेमाल करना है क्योंकि एक दी हुई है और दूसरी निकालनी है। तो आप क्या करेंगे H/20। तो ये क्या बना आपका लंब बटे आधार और लंब बटे आधार होता है tan 30 डिग्री। ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। आपने सोल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से मीनार की ऊंचाई आ जाती है 20√3/3 मीटर। क्लियर? बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह इसी के अथवा में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का जो 49 कोण है वो 60 से घटकर 30 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपकी मीनार है, AB मीनार लिया आपने जो H मीटर है। इसके बाद आपने लिया है BC जो X मीटर मान लिया आपने। आपको आगे बोला गया अधिक लंबी हो जाती है जब 60 से घटकर कोण हो जाता है 30 डिग्री का। आपने 40 मीटर अधिक लंबी कर दी है। तो अब देखिए यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ABC और दूसरा बन रहा है ADB। तो हमने यहाँ पर क्या किया है ABC त्रिभुज लिया। ABC त्रिभुज में देखिए हमें H तो ज्ञात ही करना है तो यहाँ से हमने लिया है AB बटे में BC। तो H बटे में X हो गया, इसके सामने वाली हो गई लंब और साथ लगी हुई हो गई आधार। तो लंब बटे आधार होता है tan 60 डिग्री पर वैल्यू होती है √3। तो ये आ गया H बराबर X√3। इसी तरह अगर मैं ABD लेती हूं तो यहां पर भी आप लिखेंगे, आपने लिखा है यहां पर AB बटे में BD। तो AB है H, BD है X+40 और ये tan 30 पर होती है 1/√3। तो यहां से भी आपने H फाइंड किया। अब आपने H आपने निकाल लिया तो देखिए इक्वेशन 1 से हम H रख सकते हैं या फिर यहाँ पर दोनों को सोल्व करेंगे। देखिए राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर जब आपने H का मान रखा तो X की वैल्यू आ जाती है निकलकर 20। लेकिन हमें तो किसकी चाहिए, मीनार की ऊंचाई चाहिए। तो हमने क्या किया X की वैल्यू यहाँ रख दी है तो ये आ जाती है H बराबर 20√3 मीटर।
मीनार की ऊंचाई आती है 20√3 मीटर। ये थे आपके क्वेश्चंस जो सैंपल पेपर में दिए हुए हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछे जाएंगे, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप वो छोड़कर ना जाएं, क्योंकि सेम पैटर्न के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो अपनी अच्छी प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आपको सारे पेपर्स के आंसर कीज मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, तो हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।